हेलो एवरीवन, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे अपन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर एटॉमिक मॉडल के ऊपर अपना डिस्कशन चल रहा था। बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो अपन ने बेसिकली एजुम्पशन क्या थी, सेकंड नंबर अपन ने ये देखा कि रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट के बारे में डिस्कशन हो गया था अपना। ओके, आज नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। आपको लास्ट में होम असाइनमेंट के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम। उसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं? स्पेक्ट्रम। टेस्ट में जो है वो आपके इस माइनर टेस्ट में ड्वेल नेचर ऑफ मैटर मींस स्पेक्ट्रम के बाद में अपन एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, वहां तक आएगा। ठीक है, करें स्टार्ट, बोलो चले। होपफुली कि आपने असाइनमेंट किया होगा, क्वेश्चन आपसे हुए होंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को जो है वो अच्छे से देखा है, अगर उसे अच्छे से समझा है तो ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिए गए थे आपको, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है, सारी वैल्यू नहीं होती, पर्टिकुलर वैल्यू होती है। बिल्कुल सही है। द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज द लोवेस्ट एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। बिल्कुल सही है। h/2π का इंटीजर ही होता है। द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। ये बोर एटॉमिक मॉडल का कंक्लूजन नहीं है, इट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं। 28 के बाद में क्वेश्चन नंबर था 30। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। प्रॉब्लम नंबर 30 क्या था? प्रॉब्लम नंबर 30, the energy of electron in second Bohr orbit of hydrogen atom is -e. the energy of the electron in the first Bohr orbit, आपको मालूम है कि एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है z² के, तो 1/n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा। तो यहां पे बोल रहा है एनर्जी -e है, यहां पे आपको एनर्जी E' कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, E' इज इक्वल टू माइनस का 4e हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा अपना सेकंड। ओके। 31, द रेडियस ऑफ 2 ऑफ द फर्स्ट 4 बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर इन द रेशियो 1:4। 2 ऑफ द फर्स्ट 4 बोर ऑर्बिट, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम विल बी। अच्छा क्वेश्चन है ये 31 भी। देखिएगा रेडियस का रेशियो R1 टू R2 जो है वो 1:4 है, और आपको मालूम है Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। हो सकता है कि ये जो है वो 1:2 का भी हो सकता है, मींस फर्स्ट टू सेकंड ऑर्बिट का भी हो सकता है, और हो सकता है सेकंड टू 4 ऑर्बिट का भी हो सकता है। ओके, अपन को एनर्जी मालूम है -13.6, -3.4, -1.51, -0.85। अगर फर्स्ट और सेकंड का है तो एनर्जी गैप होना चाहिए 10.2 का। बिल्कुल सही है। और 2 और 4 का है, इफ 2 and 4 का है तो फिर एनर्जी गैप होना चाहिए ये वाला। यहां पे तो है 10.2 का, और यहां पे जो गैप आएगा वो आएगा 2.55 का। तो 2.55 तो ऑप्शन दे नहीं रखे, 2.55 तो ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो 10.2 है, इसका मतलब 1 से 2 का रेशियो दे रखा था। अब मैंने ये 2 से 4 वाला क्यों लिया है? इसने बोला स्टार्टिंग के 4 बोर ऑर्बिट का ये रेशियो चल रहा है। ओके, नेक्स्ट 35,
35 अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा रेडियस में भी किया था अपन ने। En की वैल्यू दे रखी है, ये लीजिएगा एनर्जी की वैल्यू दे दी आपको अपॉन n स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कैलकुलेट करते थे, इसको किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट कर दिया। अगले ने फॉर्मूला दिया है एग्जामिनर ने, इफ द वैल्यू ऑफ एनर्जी -34.84, ये लीजिए इसके इक्वल कर दे, माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर 348 होता तो 10 आ ही जाता, तो 10 से कम आएगा 9 लेना है, तो n स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। प्रॉब्लम नंबर 36, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। एनर्जी ऑफ nth सेल ऑफ हाइड्रोजन इज En, देन एनर्जी ऑफ nth सेल ऑफ He प्लस, मैंने बोला था z स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दे, He का z है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4e हो जाएगा। ओके, उसके बाद 39, ऑन मूविंग फ्रॉम k सेल टू n सेल फॉर हाइड्रोजन एटम, आप k सेल से n सेल की तरफ मूव कर रहे हो, k l m n मीन्स 1 2 4 की तरफ जा रहे हो। 39 नंबर प्रॉब्लम, k सेल टू n सेल की तरफ जा रहे हो, मीन्स n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 की तरफ मूवमेंट कर रहे हो। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, टोटल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। सुनिएगा बात, टोटल एनर्जी तो इंक्रीज होगी, ऐसे जाओगे तो टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब आप सोच रहे हो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो सुने, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। वी जो आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड बाई एन के, एन बढ़ेगा तो वी कम होगा, वी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अपना आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 41 नंबर प्रॉब्लम देखिएगा, 41 क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, ओके, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम j ऑफ द इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड इन nth ऑर्बिट, j इज इक्वल टू होता है mvr, बट आपको v हटाना पड़ेगा। आपको मालूम है mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर होता है। एक r से एक r गया, v की जगह आप 1 बाई रूट रखोगे r में, ये रखना है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखना है तो देखो, ये v की जगह 1 बाई रूट आर, ये r, ये सारी वैल्यू पुट नहीं करनी, ये तो कांस्टेंट है, तो j इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रूट r हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का क्या होता है, इंटीजर होता है। ओके, चले आगे। नेक्स्ट 44 टू 58 तक के लिए बात करते हैं, 44 से 58 तक बात करते हैं। चलिए, विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 44, अभी रहने दीजिएगा 44, ठीक है, 44 रहने दे, 45 रहने दे। इसके बहुत सिंपलेस्ट सा तरीका बताऊंगा, बहुत सिंपलेस्ट सा तरीका बनाऊंगा। 44, 45, 48, ये तीन क्वेश्चन आप रहने दीजिएगा।
इनके बहुत अच्छे से तरीके बताए जाएंगे आपको आगे। अभी स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूं, उसी में पढ़ाऊंगा मैं। 46 नंबर पे बात कर रहा हूं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46, the energy of electron in the first Bohr orbit of hydrogen is minus 13.6 electron volt. Okay, the impossible energy value of the excited state for electron in Bohr orbit of hydrogen atom. अब आपको ये चीज फील हुई होगी कि मैंने आपको क्यों वो सारी एनर्जी की वैल्यू याद करवाई। -13.6 के बाद में सीधा -3.4 होना चाहिए, उसके बाद माइनस का 1.51 होना चाहिए, उसके बाद 0.85 होना चाहिए माइनस में। क्या -3.2 याद रखवाई थी क्या? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है। इसने बोला इम्पॉसिबल एनर्जी, तो 4 आंसर आ जाएगा। 47, इन हाइड्रोजन एटम energy difference between the state n is equal to 2 and n equal to 3 is E electron volt, then ionization potential of hydrogen atom is। ठीक है, अब इस बार E के टर्म्स में बताना है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो देखिएगा, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको देख लेते। 47 में इन हाइड्रोजन एटम energy difference between the state n equal to 2 and n equal to 3 is E electron volt। ये लीजिए -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ये लो। ठीक है, मैं अगर आपको ऐसा बोलूं E2 कितना होगा तो -13.6 अपॉन 4, E3 कितना होगा -13.69 स्क्वायर, तो E कितना है -13.6 डिवाइड बाई 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिफरेंस देखना था। 13.6 आ गया कॉमन, 1/4 माइनस 1/9, 13.6 डिवाइड बाई 36 और ये हो गया 5, ये ई हो गया। आपको मालूम है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन एटम के लिए वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 13.6 की यहां से अगर वैल्यू देखें तो वो आ जाएगी 36 ई डिवाइड बाई 5। 36 डिवाइड बाई 5 मीन 7.2 ई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.2 ई हो जाएगा। ये लो भैया, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट सेल में एनर्जी देख लो, एन की वैल्यू हो जाएगी 1, तो माइनस का 1311.8 किलो जूल आ जाएगा। तो ये जो माइनस की एनर्जी आई है क्या बोला था? अपोजिट साइन करके दे दो, तो प्लस की हो जाएगी, मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x किलो जूल, देन रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड सेल टू थर्ड सेल विल बी। एक बात सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 में एक बात सुनिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x किलो जूल। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है अगर x किलो जूल, तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, फर्स्ट सेल में एनर्जी माइनस की x किलो जूल होगी। क्यों आपको बोला था ग्राउंड स्टेट में जितनी एनर्जी होती है उसका अपोजिट साइन बना के दे दिया जाए तो उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मींस आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी माइनस की x किलो जूल। ओके, देन रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सेकंड सेल में कितनी एनर्जी हो जाएगी? -x/4। थर्ड में कितनी हो जाएगी? माइनस में x/9। अच्छा, अब क्या कह रहा है? एक्साइटेड फ्रॉम सेकेंड सेल टू थर्ड सेल विल बी, डेल्टा ई जो आएगा सेकेंड से थर्ड सेल में जाना है, E3 माइनस E2 आएगा, -x/9 माइनस माइनस प्लस x/4, x ले लीजिएगा कॉमन, 1/4 माइनस 1/9, ये आ जाएगा 5x/36। ये लो, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिएगा ये देखो पर मोल में आ रहे हैं आंसर, किस में दे रहा है, पर मोल। अपन ने अभी तक कैलकुलेट किया था जूल पर एटम, किस में कैलकुलेट किया था, जूल पर एटम। तो सुने बात को, अगर आपको जब भी किलो जूल पर मोल में दे रखा हो तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.11 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, किलो जूल पर मोल होता है। ओके, इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया 1 + 1 = 2, तो E2 = 2 का स्क्वायर 4, इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 3, 1 का हो गया 2, 2, 4, -322.4 किलो जूल। या जूल पर मोल, ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है तो ये लो, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा, लीनियर स्पेक्ट्रम अभी तक पढ़ाया नहीं। When an electron in Bohr atomic model in a hydrogen atom is moving from n = 3 to n = 1, the released energy will be। इस बार अर्ग में पूछ रहा है। ठीक है, अर्ग में बता देंगे, पर एटम ही तो पूछ रहा है। लो बात करते हैं। याद करो कल एक एनर्जी का जब फॉर्मूला आपसे डिराइव करवाया गया था, एनर्जी का जब आपसे फॉर्मूला डिराइव करवाया गया था तो क्या फॉर्मूला लिखाया था, याद करें। मैं क्वेश्चन नंबर 53 पे आ रहा हूं। ई एन का फॉर्मूला था -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -RH Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी जूल। ये पर एटम था, ये बी पर एटम है। यहां पे RH जो था वो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ये होता है। अब अगर आपको मीन्स एनर्जी की वैल्यू जो है वो माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² जूल पर एटम हो गया। एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये लो, ये पावर सॉल्व करोगे तो -11 बच जाएगा। n = 3 से n = 1 के लिए चाहिए। n = 1 से 3 से 1 में आएगा तो रिलीज एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो E3 - E1 अगर आपको देखना है तो 2.18 इंटू 10⁻⁻11 तो आप ले लेंगे कॉमन, 1/1 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। 1 - 1/9 = 8/9, ये लीजिए 8/9 अर्ग पर एटम हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे
अप्रोक्सीमेट इतना आएगा, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा 1.92 1.92 इंटू 10⁻⁻11 या फिर ऐसा बोलो 0.192 इंटू 10⁻⁻10। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। When in hydrogen atom electrons move from third energy level to second energy level, the energy release सेम हो जाएगा। इस बार जूल में चाहिए, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए हीलियम प्लस आयन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल। बिल्कुल सही बात बोल सकते हो, नेगेटिव साइन में देना है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर दे दो। एक बात सुनो, आप क्या बोलते थे, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ रहा हूं, आप क्या बोलते थे, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इफ -x आ रही है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी आप कहते थे x आएगी। एक बात बताओ, इस ग्राउंड स्टेट में एनर्जी अगर माइनस की x है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? प्लस की x। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी तो x है, तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी या नहीं होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल के इक्वल आ जाएगा, मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखो सिंपल से क्वेश्चन है, लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 56, ट्रू स्टेटमेंट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इज सेम एज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एनी सेल। काइनेटिक एनर्जी इन एनी सेल नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट सेल होता है। ठीक है, सेपरेशन एनर्जी ऑफ ए सेल इज सेम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सेल। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। सेपरेशन एनर्जी जो चाहिए वो क्या करनी है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल दे दूं। जैसे सपोज करो E2 में माइनस का x/4 एनर्जी आएगी, उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस की x/4 होगी, और उसकी सेपरेशन एनर्जी भी कितनी होगी? प्लस की x/4 ही होगी। तो सेपरेशन एनर्जी ऑफ ए सेल इज सेम एज दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सेल। एनर्जी लेवल दे रखा है, वैल्यू ऑफ सेपरेशन पोटेंशियल फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 4 में कितनी एनर्जी है? माइनस की 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सेपरेशन एनर्जी आएगी प्लस की 0.85। अब ये तो सेपरेशन एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपसे पूछ रहा है सेपरेशन एनर्जी कितनी होगी, सेपरेशन पोटेंशियल कितना होगा? तो क्या बोला था? E हटा देना, 0.85 वोल्ट आ जाएगा। आंसर विल बी फर्स्ट। 2 सेकंड में इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा, वो आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, इफ सेपरेशन एनर्जी ऑफ m सेल फॉर हाइड्रोजन एटम is 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। सुनिए 58 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए, बाकी यहां तक अपनी बात हो गई है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इफ द सेपरेशन एनर्जी ऑफ m सेल फॉर हाइड्रोजन एटम, m सेल का मतलब हो गया KLM, n इज इक्वल टू 3। ठीक है, अपन को मालूम है -13.6 -3.4 -1.51 ये होता है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है सेपरेशन एनर्जी जो है वो इतनी है, तो इसका मतलब उसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी होगी। अब बोला एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये रही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 58 तक अपने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आप अगर मॉड्यूल की रीडिंग भी करना चाहे तो मॉड्यूल में फंडामेंटल पार्टिकल एंड एटॉमिक स्पीसीज दे रखी है, फर्स्ट नंबर टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेकंड प्लांक क्वांटम थ्योरी दे रखी है, कंप्लीट है। थर्ड एटॉमिक मॉडल है, वो अपन ने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये कंप्लीट कर चुके हैं अपन। एक सोमरफील्ड अभी नहीं पढ़ा है। फोर्थ नंबर दे रखा है एक्साइटेशन, सेपरेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी करवा दिया। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्पेक्ट्रम। ये फिफ्थ नंबर जो टॉपिक दे रखा है आपको स्पेक्ट्रम का, ये अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर टॉपिक। आपके 6 नंबर तक का टॉपिक आएगा वेव मैकेनिकल मॉडल में डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। करें स्टार्ट स्पेक्ट्रम, चलो स्पेक्ट्रम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम।
स्टार्ट करता है स्पेक्ट्रम। स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूं स्पेक्ट्रम होता क्या है, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट रहेगा, उसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स पाएंगे। पहले ही आपको बता चुका हूं फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी पार्ट आएगा वो न्यूमेरिकल सेंस में रहेगा, चाहे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आया हो तो उसका कंसेप्चुअल बात जो होगी वो न्यूमेरिकल सेंस की ही रहेगी, तो इसलिए न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, स्पेक्ट्रम होता क्या है, कैसे बनेगा, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट नंबर पॉइंट पे बात करूं तो मैं ये बता रहा हूं वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity of light depends on velocity of light depends on density of the medium. Velocity of light depends on density of the medium. लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, मीडियम की डेंसिटी के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये हुआ लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और उनकी डेंसिटी में डिफरेंस हो तो लाइट जो होती है वो क्या होती है, डेविएट होती है, अपने पाथ से जो होती है वो क्या शो करती है, डेविएशन शो करेगी। तो सेकंड नंबर पॉइंट की अगर अपन बात करें, सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें तो ये आएगा व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, it deviates from its original path. When light moves from one medium to another medium, it deviates from its original path. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने पाथ से क्या होगी, डेविएट होगी। उसका सिंपल सा रीजन ये है, दोनों मीडियम की डेंसिटी में क्या है, डिफरेंस है, दोनों की डेंसिटी में क्या है, डिफरेंस है। थर्ड नंबर पॉइंट, एंगल ऑफ डेविएशन जो आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन जो आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, वेवलेंथ ऑफ अ लाइट के, या ऐसा बोलूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा या वेवलेंथ ऑफ लाइट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या फ्रीक्वेंसी, तो आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। ठीक है, चले आगे देखिएगा। आगे अगर मैं ऐसा बात करूं, व्हाइट लाइट की बात करूं तो मेरे पास ये होता है व्हाइट लाइट में विबग्योर, ये लो। अगर आप ऐसे जाओगे तो लैम्डा इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है। देखिएगा, लैम्डा अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेविएशन जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम। क्या होगा, डेविएशन मिनिमम होगा। अगर डेविएशन मिनिमम है, इसका मतलब क्या है, डेविएशन मिनिमम या डेविएशन होने का मतलब क्या है, जहां पे सिग्नल बनाया गया है आपको वहीं पे दिखाई देगा। डेविएशन नहीं होने का मतलब ये है जहां पे उस कलर को रखा गया है और वहां से लाइट आ रही है, वो लाइट में ओरिजिनल लाइट वही दिखाई देगी। मतलब ये हो गया, जैसे सुने, मैंने आपको यहां पे एक सिग्नल बना के दिया, आपके पास लाइट आ रही है, आप ये देख रहे हो कि लाइट यहीं से आ रही है, और रियलिटी में अगर यहीं से आ रही है तो फिर तो डेविएशन हुआ ही नहीं। एक्चुअल में सोर्स यहां पे था। ठीक है,
आपको ऐसा लगा, आपके पास जब लाइट आई तो डेविएट होके आई, तो आपको लगा सोर्स यहां पे, जबकि रियलिटी में इधर है, इसका मतलब डेविएशन हुआ, इसका मतलब डेविएशन हुआ। रेड कलर का डेविएशन मिनिमम होता है। अगर रेड कलर का डेविएशन मिनिमम है तो याद कीजिएगा, रेड कलर का डेविएशन मिनिमम है तो याद रखिएगा, आपने ये सड़क पे नोटिस किया होगा, रोड पे नोटिस किया होगा, जितने भी डेंजर जोन के या कोई भी सिग्नल बना हुआ होता है वो रेड कलर का बना हुआ होता है। उसका रीजन रेड कलर से इसलिए लिखते हैं क्योंकि रेड कलर का डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है। रेड कलर का डेविएशन मिनिमम होता है तो जहां से आपको दिखाई देगा कि लाइट आ रही है, रियलिटी में वो सिग्नल वहीं पे लगा हुआ है, डेविएशन ही नहीं होगा, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन वही होगी जो आपको दिखाई दे रही है। तो आपको मालूम चलता रहेगा, हाँ रेड कलर वहां पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अब यहां से डेंजर जोन स्टार्ट हो रहा है, अब आपसे यहां से लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, जो भी है वो आपको आइडिया चलता रहेगा। ये समझ में आया? तो मैंने आपको स्टार्टिंग का स्पेक्ट्रम की भूमिका बता दी है कि स्पेक्ट्रम बनता कैसे, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड्स करती है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उस कंडीशन में वो अपने पास से डेविएट हो जाएगी। एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है बात। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन की। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या हो सकता है स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन? व्हेन लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, when light is passed through a prism, when light is passed through a prism, जब लाइट को एक प्रिज्म से पास करवाया जाए, when light is passed through a prism it deviates, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, when light is passed through a prism then light is dispersed in different color, then light is dispersed in different color and pattern observed on photographic plate is known as spectrum. When light is passed through a prism then light is dispersed. light dispersed होने का मतलब अपने पास से डिफ्लेक्टेड होगी। व्हाइट लाइट एक लाइट होती है, जो सूरज से रोशनी आती है वो एक कलर की लाइट होती है, लेकिन उसमें 7 कलर होते हैं। उस लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास करवाते हो डिस्पर्स हो जाती है, मीन 7 कलर आपको दिखाई देने लगते हैं, जैसे रेनबो हो गया। ठीक है, देन लाइट इज डिस्पर्स इन डिफरेंट कलर एंड पैटर्न ऑब्जर्व ऑन फोटोग्राफिक प्लेट इज नोन एज क्या? स्पेक्ट्रम। मैं आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में ये बोलूं तो रेनबो जो होता है वो क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है। रेनबो क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है। सन से आने वाली सनलाइट एक कलर की होती है, वो 7 डिफरेंट कलर में क्या होती है? डिस्पर्स होती है, और फोटोग्राफिक प्लेट पर उसका ऑब्जर्वेशन अपन को तो डायरेक्ट दिख जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट पे जो ऑब्जर्वेशन लेते हो उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम होता क्या है इसके बारे में अपनी बात हो गई है। देखिएगा आगे डायग्राम कैसा बनेगा, मैं इसको लाइट को डिस्पर्स करके बता रहा हूं, लाइट को डिस्पर्स करके बता रहा हूं, देखिएगा। देखिए ये लाइट को आप डिस्पर्स करके बता रहे हैं। ये आपने प्रिज्म लिया एक, ओके,
ये प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है। आपने इसमें व्हाइट लाइट पास कीजिएगा, ये व्हाइट लाइट आपने पास की इसमें, ये व्हाइट लाइट है, मीन्स सन से आने वाली लाइट है, ये लो व्हाइट लाइट पास की। उस कंडीशन में यहां से लाइट ऐसे जाएगी और उसके बाद यहां पे एक फोटोग्राफिक प्लेट बना लेते, इट इज ए फोटोग्राफिक प्लेट। अब इस व्हाइट लाइट में जो है वो 7 डिफरेंट कलर है, तो अगर आप इनसे पास करवाओगे, ये लीजिए, अगर ऐसा होगा तो देखो कैसे कैसे कलर शो होंगे। एक, दूसरा ये लो, ये सेकंड, थर्ड, थ्री, ये लो, 4, ये लीजिएगा 5th, ये लीजिएगा 6th, ये लीजिएगा 7, ये बन जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो पैटर्न बना है, ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न को ही अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस पैटर्न को ही अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अब एक मेन मुद्दे की बात सुनना, ये 7 लाइट है, तो अगर आपसे पूछ ले कि बताओ ये लाइट में जो 7 कलर मिले हैं इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपने बोला सर रेड कलर का डेविएशन मिनिमम होगा, तो लाइट यहां से सीधी जानी चाहिए थी, तो रेड कलर में डेविएशन मिनिमम होगा, तो डेविएशन ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उसका डेविएशन मिनिमम है, इस वाली लाइट का डेविएशन, इस वाली लाइन का डेविएशन सबसे ज्यादा है। तो देखिए सबसे ऊपर वाली जो लाइन होगी ये ऐसे है, ये होगा, ये होगा, इसका मतलब ये तो है रेड कलर की लाइन, ये लो, और ये जो है वो कैसी है, वॉयलेट, और ये सीक्वेंस रहेगा, ये सीक्वेंस रहेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम पे। किस पे है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो इधर नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। लिखिएगा टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में बेसिकली बात करें तो 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक तो अगर अपन बात करेंगे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की, और एक बात करेंगे इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। फर्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसके बारे में बात करते। सबसे पहले नाम से ही मालूम चल रहा है, नाम से ही मालूम चल रहा है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, जिसमें ऑल वेवलेंथ आर प्रेजेंट होगी, सारी की सारी वेवलेंथ क्या होगी, प्रेजेंट होगी, उसे बोला जाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो लिखिएगा फर्स्ट नंबर पॉइंट, in continuous spectrum, in continuous spectrum all wavelength are present,
ऑल वेवलेंथ आर प्रेजेंट, सारी वेवलेंथ क्या होगी, प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका रेनबो। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, रेनबो। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में सारी वेवलेंथ क्या होगी, प्रेजेंट होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ए से लेके जेड तक की जो रेंज है ना, जैसे रेड, रेड के बाद में मींस रेनबो में 3800 से लेके 7800 या 7600 की ऑल वेवलेंथ प्रेजेंट होगी, बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सेकंड नंबर बात करें डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की, तो देखो क्या होता है। इन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, in discontinuous spectrum, wavelength of particular, in discontinuous spectrum only particular wavelengths, only particular wavelengths are present, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू की वेवलेंथ ही प्रेजेंट होगी। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले, अपने बेसिक सिलेबस में जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो मैं उसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर आने वाला हूं। उससे पहले मैंने आपको आइडिया दिया कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होगी, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में ओनली पर्टिकुलर वेवलेंथ ही प्रेजेंट होगी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और इसका एग्जांपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। कौन सा स्पेक्ट्रम हो जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सेकंड टाइप पे आते हैं, सेकंड टाइप पे आते हैं इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसी को अपन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, समझिएगा इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। क्या होता है इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपके पास एक सब्सटेंस है, ये लीजिएगा, कोई भी सब्सटेंस है, आपने उसे हीट किया, ये लीजिए, आपने उसे हीट किया, ठीक है। उस सब्सटेंस में जो एटम होंगे उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कौन सी स्टेट में जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। ये गया एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट से जब वापस वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये लो, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इस लाइट को मैं किससे पास करवा दूं, इस लाइट को मैं पास करवा देता हूं प्रिज्म से। ये लीजिएगा, प्रिज्म से पास करवा देते हैं। ये लीजिएगा, प्रिज्म से पास करवा देते हैं। प्रिज्म से अगर आप पास करवाओगे, और अब यहां पे अगर आप पैटर्न देखते हो, यहां पे अगर आप पैटर्न देखते हो तो जो पैटर्न मिलता है आपको, मान लो ये जो पैटर्न मिलेगा इसे बोलेंगे अपन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम, इसको बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। सुनिएगा बात को, मैंने क्या बोला, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है बेसिकली।
कोई भी सब्सटेंस लीजिएगा और उसे हीट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है तो एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो उसमें क्या होगा, एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाता है, वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज करेगा। अच्छा, एनर्जी रिलीज क्यों करेगा सर? अरे भैया, एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा क्या? हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। एनर्जी करेगा रिलीज, उस एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन के फॉर्मेट में करता है। इसे प्रिज्म से पास करवाओ, जो स्पेक्ट्रम मिला उसे इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? Absorption spectrum is the type of emission spectrum in which particular wavelength are absent। कुछ wavelength क्या होगी, absent होगी। कैसे absent होगी वो देखिएगा। ये आपने सब्सटेंस लिया, ये लो, ये सब्सटेंस है, इसे आपने हीट किया, ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ये लो, वापस जब ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। यहां पे मैंने कोई एक ऐसा मेटल रख दिया, जैसे सोडियम रख दिया, मान लीजिएगा सोडियम रख दिया। ये सोडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, इट एब्जॉर्ब येलो कलर, इट एब्जॉर्ब्स येलो कलर। ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, येलो कलर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर येलो कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो अब यहां से जो लाइट आएगी उसको मैं प्रिज्म से पास करवा देता हूं, तो इस लाइट में येलो कलर प्रेजेंट ही नहीं, इस लाइट में येलो कलर प्रेजेंट ही नहीं है। अगर येलो कलर प्रेजेंट नहीं है तो येलो कलर के करस्पॉन्डिंग एक डार्क स्पॉट बन जाएगा। 6 ही लाइनें बनेगी इस बार। ये लो, ये येलो कलर के करस्पॉन्डिंग एक डार्क स्पॉट बन गया है, ये देखो, ठीक है। यहां पे V है, I है, B है, G है, Y नहीं है, O है, R है। किसके करस्पॉन्डिंग बना है, येलो कलर के करस्पॉन्डिंग बना है। इस स्पेक्ट्रम को अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली हुआ क्या, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ही है। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी। नहीं भैया, लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई है। लाइट तो ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। बट इस बार मैंने बीच में एक ऐसा सब्सटेंस रखा है जो येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो स्पेक्ट्रम में येलो कलर के करस्पॉन्डिंग लाइट क्या मिलेगी, एक डार्क स्पॉट मिलेगा। ये डार्क स्पॉट किसके करस्पॉन्डिंग मिला है, करस्पॉन्डिंग टू येलो कलर। जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसी के करस्पॉन्डिंग मिलता है, इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर आपको थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी में से या फिर अपने मॉड्यूल में दे रखा है इसके बारे में 2-2 लाइन, वो आप देख लेना। मैंने डायग्राम सिस्टमेटिक बना दिया, आपको समझ में आनी चाहिए चीज। तो ओवरऑल स्पेक्ट्रम की बात क्या हुई, मैं वापस एक बार समराइज कर देता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर आ रहा हूं। उससे पहले एक वेवलेंथ का फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं, सुनिएगा। अपन ने ये बोला कि लाइट जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपने पास से डेविएट होती है। डेविएट क्यों होती है, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी जो होती है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। किसकी डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा फ्रीक्वेंसी के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा वेवलेंथ के। रेड कलर का डेविएशन मिनिमम, वॉयलेट कलर का डेविएशन मैक्सिमम।
उसके बाद मैंने आपको समझाया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, it disperses into several color, it disperses into different color में क्या हो जाएगा, वो disperse हो जाएगा, and pattern observed on the photographic plate is known as spectrum। दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब सारे वेवलेंथ प्रेजेंट होगी, डिसकंटिन्यूअस का मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ प्रेजेंट होगी। इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो फोटोन रिलीज हुआ है उसको अपन किसी सब्सटेंस से पास करवाते हैं, वो सब्सटेंस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट बन जाएगा। वो डार्क स्पॉट किसके करस्पॉन्डिंग होगा, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर, जो अपने यूज आने वाला है बार बार। अब फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर, देखिएगा मेरे को एक भी फॉर्मूले याद नहीं रहते, मैं भी समझ के ही याद रखता हूं और जब जरूरत पड़ती है उससे मैं डिराइव कर लेता हूं आपके सामने। जो फॉर्मूले आपको बोले याद रखने हैं वही फॉर्मूले मेरे को भी याद है। ठीक है, अब अपन डिराइव करेंगे फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर। किसका फॉर्मूला, वेवलेंथ का या वेव नंबर का। फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर, सर वेव नंबर का तो फॉर्मूला था ना, अब फॉर्मूला तो था अपने पास। और वेवलेंथ इन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है तो जो फोटोन रिलीज होता है उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, वेव नंबर क्या होगा, इन ट्रांजिशन। अभी फॉर्मूला जब न्यूमेरिकल पार्ट आएंगे तो अपन को आइडिया चल जाएगा करना कैसे। ये लीजिएगा फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर और वेवलेंथ इन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अंदर क्या फॉर्मूला आएगा, क्या बात होगी, उसके बारे में बात करते हैं। अपन को मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 वाले सेल में आए, इलेक्ट्रॉन किस में आए, N2 से N1 वाले सेल में आए, तो उस कंडीशन में वो एनर्जी रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है N2 से N1 में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, N2 से N1 में। तो डेल्टा E जो आएगा वो आएगा EN2 माइनस EN1। ओके, डेल्टा E इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, N2 का स्क्वायर, माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। ये लो, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। डेल्टा E को आप लिख सकते हो HC बाई लेमडा 13.6 डिवाइड Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाई HC इंटू Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, इस 13.6 कांस्टेंट है, इनकी जगह R लिख देता हूं, R Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। 1 बाई लेमडा बोलो या फ्रीक्वेंसी बोलो एक ही बात है, सॉरी 1 बाई लेमडा बोलो या न्यू बार बोलो, न्यू बार मीन्स वेवलेंथ, वेव नंबर।
1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये आ गया, देख लो फॉर्मूला। सुनना बात को, आर क्या है यहाँ पे, आर यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है। पहले एक आर एच बी आया था, देखिएगा इसकी वैल्यू इतनी होती है, 1 बाई आर की वैल्यू जो होगी वो 912 एंगस्ट्रॉम होगी। इसको भी ध्यान रखें। क्यों बोल रहा हूं ये वैल्यू ध्यान रखनी है आपको? आपको आइडिया है कि अगर आप वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तो 1 बाई आर आएगा, वेवलेंथ कैलकुलेट करने जाओगे तो 1 बाई आर लिखना पड़ेगा, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई आर होगा। तो 1 बाई आर की वैल्यू चाहिएगी अपन को 912 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, 912 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। ठीक है बात। अब सुनिएगा मेन मुद्दे की बात। ये 13.6 डिवाइड बाई एच सी इज इक्वल टू आर होता है। तो आर एच सी की वैल्यू पूछ ले कोई आपसे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कितना होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा आर एच सी की वैल्यू। ठीक है बात। एक मेन मुद्दे की बात और सुनिएगा, एक मेन मुद्दे की बात और सुनिएगा। कभी कभार आपसे पूछ ले आर किसके इक्वल है, आपसे क्या पूछ ले, आर किसके इक्वल है, तब देखो क्या करना है। ये नोट हो गया आपसे? नोट करें आप जल्दी से। अगर ये नोट हो गया हो तो देखो, देखना इधर। आपने ये बोला कि 1 बाई लेमडा जो होता है, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यही तो बात हुई। ओके, अब सुनना बात को। अपन को मालूम है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, -13.6 वाला नहीं बोल रहा हूं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगा। आर की वैल्यू पुट करें, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 के स्क्वायर एम 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम जेड रेस टू द पावर 2 ई रेस टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये ई एन का फॉर्मूला आ गया। अगर अपन इससे कंपेयर करें, अपन अगर इससे कंपेयर करते हुए चले तो अपन को मालूम है कि डेल्टा ई जो आएगा मीन्स एच सी बाई लेमडा जो आएगा वो देखो किसके बराबर आएगा, 2 पाई स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर कॉमन, एम कॉमन, जेड कॉमन, ई स्क्वायर पावर 4 कॉमन, एच स्क्वायर कॉमन, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो देखिएगा एच सी बाई लेमडा है तो 1 बाई लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई रेस टू दी पावर 4 सी एच क्यूब इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो 1 बाई लेमडा, अब अगर इससे कंपेयर करते हो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो R इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई रेस टू दी पावर 4 सी एच क्यूब आएगा। 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, ठीक है, कि R अब या तो याद हो, याद नहीं हो तो इस टाइप से डिराइव करना आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला तो याद रखना है। ये मैंने डिराइव कर लिया तो मेरे को ये मालूम चला, ठीक है, कि ई एन ये होता है, ई एन ये आएगा डेल्टा ई का मतलब E2 माइनस E1, ये आना चाहिए, ठीक है। लास्ट ईयर केम डीटीएस में हमने क्वेश्चन दिया था, उसमें बोला था रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है
उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो लोगों को लगा ये तो कांस्टेंट इकाई का डिपेंड करेगा। अरे भैया मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वहां पे क्वेश्चन ये दिया था कि मास अगर डबल कर दिया जाए, इट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? तो रिडबर्ग कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा। रिडबर्ग कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आई सारी? बोलो स्पेक्ट्रम होता क्या है, इसके बारे में कंप्लीट बात हो गई अपनी। ठीक है, सेकंड नंबर वेव नंबर का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, सारे फॉर्मूले जो भी होने वाले हैं उनको अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इन सब के बारे में बात करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे ड्वेल नेचर ऑफ द मैटर। ओके, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन साथ में ही करवाऊंगा मैं। ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।